नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। भारतीय दंड संहिता की सबसे विवादित धाराओं में से एक है राजद्रोह कानून यानी आईपीसी की धारा 124A। सत्ता पक्ष पर अक्सर आरोप लगता रहा है कि वो राजद्रोह कानून का इस्तेमाल विरोधियों की आवाज को दबाने के लिए करता है। अब सवाल उठता है कि क्या आजादी के 75 साल बाद भी भारत को राजद्रोह कानून की जरूरत है? क्या अंग्रेजों के जमाने के इस कानून का इस्तेमाल विरोधियों की आवाज को दबाने के लिए किया जाता है? सत्ता पक्ष से वैचारिक असहमति कब राजद्रोह में बदल जाती है? राजद्रोह कानून संविधान से मिले मूल अधिकारों, खासकर विचार और अभिव्यक्ति की आजादी को कितना सीमित करता है? इस कानून को लेकर भारत की सियासी पार्टियों का क्या रुख रहा है? हमारे यहाँ इस कानून की जड़ें कितनी गहरी हैं? राजद्रोह कानून की जड़ें कितनी गहरी हैं, ये समझने से पहले ये जानना ज्यादा जरूरी है कि अंग्रेजों के जमाने के इस कानून पर मौजूदा सरकार का रुख क्या है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने 38 पेज के जवाब में राजद्रोह कानून का बचाव किया है। केंद्र सरकार ने अपने लिखित जवाब में कहा है कि राजद्रोह कानून पिछले 6 दशक से समय की कसौटी पर खरा उतरा है और दुरुपयोग के कुछ मामलों के आधार पर इस पर पुनर्विचार का कोई औचित्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने केदारनाथ सिंह के केस में राजद्रोह संबंधित आईपीसी की धारा 124A को बरकरार रखा था। यह फैसला बाध्यकारी है। 3 जजों के बेंच इस कानून पर पुनर्विचार नहीं कर सकती है। ऐसे में केंद्र सरकार ने देश की सबसे बड़ी अदालत से राजद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने की अपील की है। साथ ही सरकार ने यह दलील दी है कि 6 दशक पहले संविधान पीठ द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार स्थापित कानून पर संदेह करने के बजाय केस टू केस हिसाब से इस तरह के दुरुपयोग को रोकने के उपाय किए जा सकते हैं। मतलब केंद्र सरकार राजद्रोह कानून को बनाए रखने के पक्ष में दलील दे रही है। अंग्रेजों के जमाने के इससे विवादित कानून पर 10 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस मामले को बड़ी बेंच में ट्रांसफर करने की मांग भी उठी है। ऐसे में कोर्ट इस बात पर सुनवाई करेगा कि मामला बड़ी बेंच को भेजा जाएगा या नहीं। भारत में राजद्रोह कानून कब वजूद में आया? इस सवाल का ठीक ठीक जवाब देना तो मुश्किल है, लेकिन रामायण और महाभारत काल में भी राजद्रोह का जिक्र मिलता है। राजा के किसी भी आदेश के उल्लंघन को राजद्रोह माना जाता था, जिसके लिए मृत्युदंड तक की सजा दी जाती थी। आज से करीब 2300 साल पहले राजनीति के प्रकांड पंडित चाणक्य के पिता को भी राजद्रोह का दोषी माना गया था। मुगलों के दौर में भी शहंशाह के हुक्म की नाफरमानी और बगावत को राजद्रोह माना जाता था और अपराधी का सिर कलम करके या हाथी से कुचलकर सजाए मौत दी जाती थी। वक्त के साथ राजद्रोह की परिभाषा में भी बदलाव होता रहा और हुक्मरानों ने अपने अपने हिसाब से सजा तय की। अंग्रेजों ने 1870 में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उठती आवाजों को दबाने के लिए एक कानून लाने का फैसला किया, जिससे स्वतंत्रता सेनानियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके और लोगों के भीतर खौफ पैदा किया जा सके। आज से 152 साल पहले यानी 1870 में इंडियन पीनल कोड में एक धारा जोड़ी गई 124A, जिसे आम बोलचाल की भाषा में राजद्रोह कानून कहा गया। हुकूमत के खिलाफ बोलना, लिखना और ऐसा कोई काम जो उस व्यवस्था के खिलाफ उकसाता हो राजद्रोह के दायरे में आ गया। राजद्रोह कानून के तहत सजा पाने वाले पहले भारतीय बने बाल गंगाधर तिलक। साल 1897 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें पहली बार राजद्रोह के केस में 18 महीने जेल की सजा सुनाई। उनका जुर्म यह था कि उन्होंने अपनी पत्रिका केसरी में प्लेग महामारी के दौरान ब्रिटिश सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए लेख लिखा था। अंग्रेजों के शासन में लाला लाजपत राय और महात्मा गांधी पर भी राजद्रोह का मुकदमा चला। गांधी जी ने तो इस कानून को
लोगों की आवाज दबाने वाले कानूनों का राजकुमार बताया था। तीस अप्रैल 1908 मुजफ्फरपुर, बिहार। क्रांतिकारियों पर अत्याचार करने वाले जज डगलस किंग्सफोर्ड के काफिले पर प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने बम से हमला किया। किंग्सफोर्ड तो बच गया, लेकिन इस हमले ने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी पर लटका दिया। इससे गुस्साए बाल गंगाधर तिलक ने अपने अखबार केसरी में क्रांतिकारियों का बचाव किया, तो ब्रिटिश हुकूमत ने उन पर राजद्रोह का आरोप जड़ दिया। उन्हें 6 साल जेल की सजा सुनाई गई। उन पर 3 बार राजद्रोह का मुकदमा चला। सेक्शन 124 ए कैपिटल ए ये बना है 1870 में, और इसमें ये प्रावधान था कि हर मैजेस्टी के खिलाफ कोई बयान नहीं दे सकता। तो जो सॉवरेनिटी वहाँ पे एक क्वीन है, हेड ऑफ द स्टेट है। दरअसल ब्रिटिश इतिहासकार लॉर्ड मैकाले ने राजद्रोह कानून का ड्राफ्ट तैयार किया था, लेकिन 1860 में जब आईपीसी लागू हुई तब उसमें राजद्रोह की धारा शामिल नहीं की गई। लेकिन भारत में तैनात अंग्रेज अफसरों को एक ऐसे हथियार की जरूरत महसूस हो रही थी जो उन्हें लोगों को मनमाने तरीके से गिरफ्तार करने की छूट दे दे। ऐसे में 1870 में आईपीसी में संशोधन कर धारा 124 ई को जोड़ा गया। देखिए 1870 में ये राजद्रोह मतलब सेडिशन वाला जो कानून इंडियन पिनल कोड में इन्होंने शामिल किया था। और ये जो सेडिशन का जो उद्देश्य था, जो उस वक्त जो नेशनलिस्ट स्ट्रगल जो उभर रहे थे ब्रिटिश रूल के खिलाफ, तो उनको दबाने के लिए इन्होंने ये प्रोविजन इसमें ऐड किया है। अंग्रेजों ने सबसे पहले इस कानून का इस्तेमाल साल 1891 में किया, वो भी एक पत्रकार के खिलाफ। बांग्ला भाषा में निकलने वाले अखबार बंगोबासी में ब्रिटिश हुकूमत की आलोचना करते हुए कई लेख छपे, जिनमें सरकार पर हिंदू धार्मिक परंपराओं से छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया। उस अखबार के संपादक थे जोगेंद्र चंद्र बोस। कोर्ट में जोगेंद्र चंद्र बोस के वकील ने दलील दी कि लेख की वजह से संपादक को सजा नहीं दी जा सकती है। हैरानी की बात यह है कि ब्रिटिश पुलिस ने जिन 5 लेखों का जिक्र करते हुए मुकदमा दर्ज किया था, उनमें लेखक का नाम नहीं दिया गया था। लंबी जिरह के बाद भी जज किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए, तो उन्होंने दोबारा ट्रायल की सिफारिश कर दी। अंग्रेजों ने अपने खिलाफ उठती हर तरह की आवाज को दबाने के लिए राजद्रोह की धारा 124 ए का जमकर इस्तेमाल किया। उसके अंदर जो उन्होंने टर्म यूज किए वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे उन्होंने बोला लॉयल्टी, मतलब है कि आप ब्रिटिशर्स हैं उनके लॉयल हैं, या जैसे बोला अफेक्शन, तो डिसअफेक्शन अगर आप शो करेंगे, अफेक्शन माने कि आप उनके साथ रहें, डिसअफेक्शन अगर शो करेंगे तो वो सेडिशन के चार्ज में देशद्रोह माना जाएगा। तो महात्मा गांधी जी ने एक समय पर तो ये कहा कि आप कैसे किसी व्यक्ति को बोल सकते हो कि भाई वो अफेक्शन अपना शो करेगी, तो उसकी मर्जी है वो अफेक्शन शो करे या ना करे। अंग्रेजों ने राजद्रोह कानून का इस्तेमाल विनायक दामोदर सावरकर, भगत सिंह, अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं के खिलाफ किया। साल 1922 में राजद्रोह का मुकदमा महात्मा गांधी के खिलाफ भी दर्ज हुआ। दरअसल उन्होंने अपने अखबार यंग इंडिया में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लेख लिखा था। राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होने के बाद महात्मा गांधी ने कहा था कि आईपीसी की जिन राजनीतिक धाराओं का इस्तेमाल नागरिकों की आजादी को दबाने के लिए किया जाता है, उनमें इस धारा को शायद राजकुमार जैसी पदवी मिली हुई है। वो अच्छी तरह समझ रहे थे कि अंग्रेज इस कानून की मदद से राष्ट्रवादियों के हौसले तोड़ने की कोशिशों में जुटे हैं, इसलिए उन्होंने बिना लाग लपेट कह दिया कि मैं जानता हूं कि इस कानून के तहत अब तक कई महान लोगों पर मुकदमा चलाया गया है, और इसलिए मैं इसे स्वयं के लिए सम्मान के रूप में देखता हूं। मार्च 1922 में गांधी जी पर अहमदाबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रूमफील्ड की कोर्ट में मुकदमा चला, जिसमें उन्हें 6 साल जेल की सजा सुनाई गई।
ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उठती आवाजों को दबाने के लिए अंग्रेजों ने आईपीसी की धारा 124A का जमकर इस्तेमाल किया। अंग्रेजों का राजद्रोह कानून भारतीय जनमानस के भीतर पैदा हुए आजादी के ज्वार को नहीं रोक पाया। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तब सवाल उठा कि लोकतंत्रीय व्यवस्था में राजद्रोह कानून का क्या काम। संविधान सभा में धारा 124A को हटाने के लिए जमकर मंथन हुआ। सभा के कुछ सदस्यों की सोच थी कि राजद्रोह कानून और अभिव्यक्ति की आजादी आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं। संविधान सभा के एक मुखर सदस्य KM मुंशी की दलील थी कि सरकार की आलोचना और सुरक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले उकसावे में फर्क किया जा सकता है। ऐसे में राजद्रोह कानून ज्यों का त्यों बना रहा। अभिव्यक्ति की आजादी जहां नागरिकों को राज्य के खिलाफ अधिकार देती है, वही राजद्रोह कानून सरकार के खिलाफ लिखने और बोलने को राज्य के खिलाफ अपराध मानता है। 1962 में केदारनाथ सिंह बनाम बिहार सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा था कि वैचारिक असहमति को राजद्रोह नहीं माना जा सकता है। आजाद भारत में सबसे ऊपर संविधान को रखा गया। मूल अधिकारों के तहत हर नागरिक को अपनी बात रखने की आजादी दी गई, लेकिन इस आजादी का कोई गलत इस्तेमाल न कर सके। ऐसे में आईपीसी की धारा 124A को बरकरार रखा गया। साल 1951 में ही अनुच्छेद 19(1) के तहत मिली आजादी को सीमित करने के लिए पहला संशोधन हुआ और 19(2) के तहत राज्य को बोलने की आजादी पर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगाने का अधिकार दे दिया। आर्टिकल 19 जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट तो नहीं है, कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या होना चाहिए? तो ड्राफ्ट में इन्होंने ये सेडिशन रखा था। साल 1951 में ही पंजाब हाई कोर्ट ने तारा सिंह गोपीचंद बनाम राज्य सरकार मामले में फैसला दिया कि धारा 124A के तहत बोलने की आजादी असीमित नहीं है। पंजाब हाई कोर्ट के इस फैसले के 3 साल बाद पटना हाई कोर्ट ने भी कहा कि यह धारा संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन नहीं करती है। तो साल 1962 में बिहार के कम्युनिस्ट नेता केदारनाथ सिंह पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन इस केस में देश की सबसे बड़ी अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी भी परिस्थिति में सरकार की आलोचना को राजद्रोह नहीं माना जा सकता है। 5 जजेस का मामला था और उस वक्त ये था कि क्या 124A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाए कि नहीं, क्योंकि संविधान सर्वोच्च है, 124A स्टैट्यूटरी है। तो जो आज़ादी दी है हमें आर्टिकल 19 ने, उसको कोई भी सीमित नहीं कर सकता। मगर ये है कि अगर कोई दूसरा जुर्म करेगा, जैसे इंसाइटमेंट टू वायलेंस होगी और हिंसा भड़केगी, तभी 124 का दौर बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार इसी केदारनाथ सिंह फैसले का हवाला दे रही है। 1962 में आए इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि सरकार की आलोचना को तब तक राजद्रोह नहीं माना जा सकता जब तक कि उसमें उकसाने की बात न हो या हिंसा के लिए आह्वान न किया गया हो। मतलब राजद्रोह का केस तभी बनेगा जब कोई बयान ऐसा हो जिसमें हिंसा फैलाने की मंशा हो या फिर हिंसा बढ़ाने का तत्व मौजूद हो। समय समय पर राजद्रोह कानून की प्रासंगिकता पर बहस छिड़ती रही है और इस कानून में बदलाव भी होता रहा है। साल 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस कानून में एक बदलाव किया और देशद्रोह को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में ला दिया, जिससे इस कानून के तहत पुलिस को बिना वारंट गिरफ्तारी का अधिकार मिल गया। जो पब्लिक ऑर्डर है ना, पब्लिक ऑर्डर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, उसके अंडर लाके रख लिया इसको, सेडिशन को। मतलब इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर है, और कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड्स यूज किया है, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर।
और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो सेडिशन है ये इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर है, इसलिए सेडिशन कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, ये कहा। तब जाके ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हो गया, नहीं तो ये उसी वक्त जाना था इसको। सत्ता पक्ष जहां इस कानून को बनाए रखने की दलील देता है तो विरोधी पार्टियां इसे भारत के कानून से मिटाने की। हुक्मरान अंग्रेजों के जमाने के इस कानून का इस्तेमाल अपनी समझ के हिसाब से आजाद भारत में भी धड़ल्ले से करते रहे। राजद्रोह कानून को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल और दुरुपयोग का मुद्दा कई बार उठ चुका है। मनमोहन सिंह सरकार में कानून मंत्री वीरप्पा मोइली को भरोसा देना पड़ा कि लॉ कमीशन यानी विधि आयोग इस कानून की समीक्षा करेगा। 2012 में भारत के ज्यादातर बड़ी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने इस कानून में संशोधन की मांग की, लेकिन अंग्रेजों के जमाने का ये कानून आज भी वजूद में है। आजादी के बाद हिंदुस्तान पर सबसे ज्यादा शासन करने वाली कांग्रेस के दौर में भी इस कानून को खत्म करने की कोई ईमानदार कोशिश नहीं हुई। ये बात अलग है कि सत्ता से बाहर होने के बाद कांग्रेस भी राजद्रोह कानून को खत्म करने की वकालत कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने इस कानून को खत्म करने का वादा अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी किया था। हाल के वर्षों में राजद्रोह के मुकदमों की रफ्तार बढ़ी है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि 2016 से 2020 के बीच राजद्रोह की धारा 124A के तहत 322 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें से सिर्फ 12 लोगों को सजा हुई। राजद्रोह केस में कन्विक्शन रेट बहुत कम है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार के हाथ में 124A एक ऐसे तलवार की तरह है जिससे वो अपनी विरोधी सोच को खामोश या डराने की कोशिश करती है। हाल ही में अमरावती से सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा पर राजद्रोह का केस दर्ज हुआ। 12 दिन जेल में बिताने के बाद पति पत्नी को जमानत मिली। जब भी राजद्रोह कानून का इस्तेमाल किसी सियासी या मशहूर शख्सियत के खिलाफ होता है, तब आईपीसी की धारा 124A की प्रासंगिकता पर सवाल खड़े होते हैं। कानून के जानकारों का भी मानना है कि सत्ताधारी पार्टियां राजद्रोह कानून का इस्तेमाल अपनी हनक बनाए रखने के लिए करती हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय राजद्रोह केस में छात्र नेता रहे कन्हैया कुमार, उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य, अकीब हुसैन, मुजीब हुसैन गट्टू, मुनीब हुसैन गट्टू, उमर गुल समेत 10 लोगों को आरोपी बनाया गया था। तो साल 2020 में पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल की भी राजद्रोह केस में गिरफ्तारी हुई। हार्दिक पटेल पर पुलिस ने 5 साल पहले एक रैली के दौरान हिंसा फैलाने और चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र करने का आरोप लगाया। राजद्रोह केस का सामना करने वालों में असीम त्रिवेदी जैसे कार्टूनिस्ट और अरुंधति रॉय जैसी लेखिका भी रही हैं, राजनेता भी हैं और पत्रकार भी, पर्यावरण कार्यकर्ता भी हैं और प्रोफेसर भी। क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो राजद्रोह बनता जा रहा है। सो क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट जो है राजद्रोह बनने के मकसद क्या है, ये तरह को ध्यान रखिए। जब आप क्रिटिसिज्म को राजद्रोह का दर्जा दे देते हैं सरकार के क्रिटिसिज्म का, तो आप थ्रेटन किसको करते हैं? सबसे पहले तो आप जर्नलिस्ट को थ्रेट करते हैं, और अगर जर्नलिस्ट फेयर करने लगता है तो फिर डेमोक्रेसी डेड है। फिर आप एक्टिविस्ट को थ्रेटन करते हैं। आपको जो भी पावर सेंटर होता है उसको एजिटेशन नहीं समझ में आता, ये अच्छा लगता है। देश की कानून व्यवस्था से जुड़ी रिसर्च करने वाली एक संस्था के मुताबिक भारत में 2010 से 2020 के बीच 11,000 लोगों के खिलाफ देशद्रोह के 816 केस दर्ज हुए, जिसमें 65% मामले 2014 के बाद दर्ज हुए हैं। राजद्रोह का मुकदमा जितनी तेजी से दर्ज होता है, उस रफ्तार से आरोपियों को सजा नहीं हो पाती है, क्योंकि पुलिस अदालत में आरोपियों के खिलाफ सबूत पेश नहीं कर पाती है। इसकी गवाही भी आंकड़े ही दे रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी NCRB के आंकड़ों के मुताबिक साल 2019 में राजद्रोह के 93 केस दर्ज हुए, जिसमें से 96 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इन सभी आरोपियों में से सिर्फ 2 को अदालत ने दोषी ठहराया।
साल 2018 में राजद्रोह के आरोप में 56 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें से सिर्फ 2 को ही अदालत ने दोषी माना। साल 2017 में धारा 124A के तहत 228 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से सिर्फ 4 को ही सजा हुई। तो 2016 में इसी धारा के तहत 48 लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन कोर्ट ने 1 को ही दोषी माना। जब भी समाज के जानी मानी हस्तियों के खिलाफ अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही इस धारा 124A का इस्तेमाल होता है तो इसकी प्रासंगिकता पर बहस शुरू हो जाती है। साल 2018 में विधि आयोग की एक रिपोर्ट में इस धारा को लेकर कहा गया कि अगर कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने और सरकार को हिंसक या गैर कानूनी तरीके से हटाने की नीयत से कोई गतिविधि हुई हो तभी इस धारा का इस्तेमाल होना चाहिए। अब पत्रकार विनोद दुआ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी सोशल मीडिया पर एक टिप्पणी की वजह से उन पर भी राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ उस FIR को खारिज किया बल्कि सुनवाई के दौरान कहा कि हर पत्रकार कानूनी रूप से राजद्रोह के ऐसे मामलों में सुरक्षा पाने के हकदार हैं। दिसंबर 2021 में कानून मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में बिना लाग लपेट के कहा था कि राजद्रोह से जुड़ी धारा 124A हटाने से जुड़ा कोई प्रस्ताव गृह मंत्रालय के पास विचाराधीन नहीं है। उससे पहले राज्यसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी कह चुके हैं कि राजद्रोह कानून खत्म करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का रुख बिल्कुल साफ है। सरकार राजद्रोह कानून से संबंधित धारा 124A को बनाए रखने के पक्ष में दलील दे रही है। ऐसे में 10 मई को फिर सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच राजद्रोह कानून को खारिज करने के लिए दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के लिए बैठेगी। चीफ जस्टिस NV रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच जब सुनवाई के लिए बैठेगी तो उसके सामने 3 बड़े सवाल होंगे। मसलन, क्या पुनर्विचार के लिए बड़ी संविधान पीठ गठित करने की जरूरत है? क्या राजद्रोह कानून हटाना चाहिए या दुरुपयोग रोकने के लिए कुछ उपाय होने चाहिए? अब एक प्रश्न इसके साथ ये उठता है कि यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बात भी करे, फिर इस बात को बढ़ाते जाए, तो किस प्रावधान के अंतर्गत उन पर कार्रवाई होगी? वहीं पर सेडिशन लॉ जो है लागू हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक और केंद्र सरकार की ओर से दाखिल जवाब है तो दूसरी ओर राजद्रोह कानून की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाएं। अंग्रेजों के जमाने के इस विवादित कानून पर सियासी पार्टियों के महारथियों ने अपनी अपनी सियासी जमीन के हिसाब से मोर्चा संभाल लिया है। इस मामले में एक सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए, कंसेंसस होना चाहिए। ऐसे विवादास्पद मामले में सरकार को हमेशा एक कंसेंसस के आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए, जो कि सरकार ये भूलती जा रही है, एक तरफा मनमाने तरीके से डिसीजन लेती है और उसके विपक्ष की कोई परवाह नहीं करते हैं। राजद्रोह का कानून नहीं रहेगा तो और मन बढ़ जाएगा। कई लोग किसी के खिलाफ भी बोलते हैं, लेकिन राज्य के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ बोलने वाले, उसके खिलाफ कृत्य करने वालों के लिए कानून की जरूरत तो है। संविधान में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों की शक्तियां और लक्ष्मण रेखा तय है और राजद्रोह कानून को लोकतंत्र के सभी खंभे अपने अपने चश्मे से देखते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को लेकर अब केंद्र सरकार का रुख सामने आ चुका है। ऐसे में 10 मई का इंतजार केंद्र सरकार हर मसले पर खुलकर अपनी आवाज बुलंद करने वाले लोगों और कानून के जानकारों को भी है, क्योंकि इसी तारीख को अदालत राजद्रोह कानून पर नया रास्ता चुन सकती है। अंग्रेजों को भारत छोड़े 75 साल हो चुके हैं, लेकिन उनका बनाया राजद्रोह का कानून आज तक हमारी लोकतंत्रीय व्यवस्था में हलचल पैदा कर रहा है और संविधान के मूल अधिकारों से टकरा रहा है। राजद्रोह कानून को फालतू मानते हुए ब्रिटेन ने इसे 2009 में ही खत्म कर दिया। ऑस्ट्रेलिया, स्कॉटलैंड, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया जैसे देशों में भी राजद्रोह कानून को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। लोकतंत्र की खूबसूरती इस तरह के विचारों के बीच से आपसी सहमति का रास्ता निकालने में है, जहां समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी अपनी बात
बिना किसी भय और संकोच के साथ रखने का अधिकार है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सब के लिए जरूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।